In the last video, I talked about the संगम एज। संगम एज में हमने देखा था कि वो 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी तक चला था, 3 AD तक चला था। और संगम एज में हमने सबसे पहले संगम लिटरेचर देखी थी और हमने 3 किंगडम के बारे में पढ़ा था, जिनका नाम था चेरा, छोला और पांड्या। जो यहाँ पे छोला की बात हुई है, ये संगम छोला है। जो इंपीरियल छोला है वो बाद में आता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। वीडियो से पहले मैंने आपको अब तक की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री भी बता दी थी, तो हमारा 3rd AD तक का पूरे इंडिया का हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका था। अब मैं आपको थोड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ जो 3rd AD के टाइम पे थे। लास्ट में हमने देखा था कि कुशन डायनेस्टी रूल कर रही थी और कुशन डायनेस्टी 3rd AD तक आते आके उसका डिक्लाइन हो गया था और कुशन डायनेस्टी रूल कर रही थी नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में और गैंगेटिक वाले पार्ट में। डिकन में सतवाहनास रूल कर रही थी। सतवाहनास का भी पूरा डिवीजन हो जाता है, सतवाहनास एम्पायर खत्म हो जाता है और नए नए रूलर्स उस जगह आ जाते हैं। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से रूलर्स थे। और साउथ में जो 3 किंगडम थे, चेरा, छोला एंड पांड्या, पांड्या वहीं पे रहते हैं, पर पांड्या के ऊपर आ जाते हैं पल्लव। वो सब भी हम बाद में देखेंगे। जो कुशन डायनेस्टी थी, हमने देखा था कि वो नॉर्थ वेस्ट में रूल कर रही थी और गैंगेटेक वाले एरिया में भी वो रूल कर रही थी। उसका डिक्लाइन होता है और वो सिर्फ नॉर्थ वेस्टर्न वाले पार्ट में रह जाती है और गैंगेटिक वैली के पास नागा डायनेस्टी आ जाती है। नागा डायनेस्टी पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कुशन डायनेस्टी के बाद में नागा डायनेस्टी थोड़ा बहुत टाइम के लिए रूल करती है और उसके बाद फिर गुप्ता एम्पायर आता है। तो इस वीडियो में हम गुप्ता एम्पायर की बात करेंगे। तो बाकी एम्पायर्स की तरह कुछ सोर्सेज है जो गुप्ता एम्पायर के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। वो लिटरेरी सोर्सेज है, एपिग्राफिकल सोर्सेज एंड न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज। जो ये एपिग्राफिकल और न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और ये हमें पता है क्या होता है। तो लिटरेरी सोर्सेज हमें पता है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें पता है। ये सब हम पुरानी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा देख चुके हैं। तो सबसे पहले अब हम इन सोर्सेज को देखेंगे कि कौन कौन से सोर्सेज हमें क्या क्या बताते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में पुराण है और जो ये पुराण है ये गुप्ता किंग्स की जिनोलॉजी बताते हैं। जिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फैमिली। ओके, तो कुछ पुराण है वो हमें बताता है कि गुप्ता किंग में सबसे पहले कौन से राजा आए थे, उसके बाद कौन से राजा आए थे, उसके बाद कौन से राजा आए थे। तो ये हमें कुछ पुराण बता रहे हैं। कौन कौन से पुराण है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। पुराण के अलावा कुछ लिटरेरी वर्क है जैसे देवी चंद्र गुप्तम एंड मुद्रा राक्षसम। हमें पता है कि मुद्रा राक्षसम विशाखा दत्त ने लिखी है और ये देवी चंद्र गुप्तम है, ये भी विशाखा दत्त ने ही लिखी है। तो आपको याद होना चाहिए जो लिटरेरी वर्क है देवी चंद्र गुप्तम, वो विशाखा दत्त ने ही लिखी है। और हमने देखा था मौर्यन एम्पायर के टाइम पे भी विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षसम भी लिखी थी। तो उसी के साथ आप देवी चंद्रगुप्तम भी ऐड कर लीजिए। तो देवी चंद्रगुप्तम एंड मुद्रा राक्षसम बोथ वर रिटन बाय द विशाखा दत्त एंड ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि गुप्ता का राइज कैसे हुआ। तो हमने देखा था कि कुशन डायनेस्टी 3rd AD तक रूल करी थी, उसके बाद उसका डिक्लाइन हुआ। उसके बीच में नाग ट्राइब आई थी, नागा डायनेस्टी आई थी और उसके बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी आई है। तो गुप्ता डायनेस्टी कैसे आई, उसका राइज कैसे हुआ, ये देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षसम थोड़ा बहुत हमें आइडिया देती है। एक थर्ड लिटरेरी सोर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और वो दिया है हमें चाइनीज ट्रेवलर फाहिन ने। So he was a Chinese traveler and he left a valuable account of the social, economic and religious conditions of the Gupta Empire. जो ये जनरल थे फाहिन, ये 9 years इंडिया में रहे थे और 9 years में से ये 6 years सिर्फ गुप्ता एम्पायर में रहे थे। जो इनका वर्क है, जो ये वर्क छोड़ के गए हैं, वो काफी वैल्यूएबल है, जो हमें गुप्ता एम्पायर की सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशंस बताता है। जो इनका वर्क है उसका पॉलिटिकल कंडीशन कहीं भी मेंशन नहीं है, एक बार भी किसी भी गुप्ता किंग का नेम मेंशन नहीं है। तो बस वो सिर्फ सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन बताते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। यहाँ पे आप पॉलिटिकल कंडीशन नहीं लिखिएगा। तो ये 3 कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं। सबसे पहले पुराण जो हमें गुप्ता किंग्स की जेनोलॉजी बताते हैं। फिर 2 लिटरेरी वर्क्स है, देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षसम, और ये दोनों लिखे हैं विशाखा दत्त ने। और थर्ड चाइनीज ट्रेवलर फाहिन, फाहिन का अकाउंट है जो हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन की गुप्ता एम्पायर की। ठीक है, तो ये तो काफी इजी था। तो ये लिटरली सोर्सेज है जिसकी वजह से हम गुप्ता एम्पायर की थोड़ी बहुत हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब हम बाकी के 2 सोर्सेज देखते हैं, एक एपिग्राफिकल और एक न्यूमिस्मेटिक। जो एपिग्राफिकल है उसका मतलब है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शन है तो मतलब या तो वो स्टोन पे होंगे या फिर वो पिलर पे होंगे। ठीक है, और न्यूमिस्मेटिक का मतलब है स्टडी ऑफ कॉइन्स।
जो गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हमें कॉइन्स मिले थे उसके थ्रू भी हम गुप्ता एम्पायर के हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम उनका सोशल कंडीशन बता सकते हैं कि वहाँ पे इकोनॉमी कैसी थी, हम ये बता सकते हैं ट्रेड कैसे होता था, ये थोड़ा बहुत हम आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम एपिग्राफिकल सोर्सेज देखते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एपिग्राफिकल सोर्सेज में दो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट और काफी इजी है। एक है मेहरौली का आयरन पिलर, आपने इसके बारे में काफी सुना होगा। जो ये आयरन पिलर है ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है। तो अगर आप कभी गए हो, आप कभी कुतुब मीनार देखने गए हो, तो वो पूरा काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और उसके बीच में ही ये आयरन पिलर ये रहा खड़ा हुआ है। ये चंद्रगुप्त वन, ये किंग थे, गुप्ता किंग थे, ये उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताता है। बस इतना ही है। ओके। और जो दूसरा पिलर है वो है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, एक है इलाहाबाद में। और जो ये पिलर है ये चंद्रगुप्त के बेटे समुद्र के गुप्त के बारे में बताता है, ये उनकी पर्सनालिटी और उसके अचीवमेंट्स बताता है कि उन्होंने क्या क्या अचीव करा था अपने पॉलिटिकल करियर में। जो इलाहाबाद पिलर है उसमें जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और उसमें जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो नागरी स्क्रिप्ट यूज हुई है और इसे लिखा था हरिसेन ने। ये आपको पता होना चाहिए। हमने देखा था कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज होती थी और नॉर्थ वेस्टर्न में खरोस्ती स्क्रिप्ट यूज होती थी, बट यहाँ पे अब नागरी स्क्रिप्ट यूज हुई है। तो ये आपको याद होना चाहिए, संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हैं और नागरी स्क्रिप्ट यूज हुई है और वो पाली लैंग्वेज में लिखे थे मौर्यन एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको पता होना चाहिए ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आराम से रिकॉल कर सकें। तो दो एपिग्राफिकल सोर्सेज देखे हमने, एक तो मेहरौली आयरन पिलर जिसमें चंद्रगुप्त की अचीवमेंट दे रखी है और एक इलाहाबाद का पिलर। इलाहाबाद के पिलर में जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत लैंग्वेज में है और उसमें जो स्क्रिप्ट यूज हुई है वो नागरी स्क्रिप्ट यूज हुई है। जो ये लिखा हुआ गया है ये हरिसेन ने लिखा है, उसने 33 लाइन्स लिख रखी है उसमें टोटल। और वो समुद्रगुप्त इनके बेटे थे चंद्रगुप्त वन के। उन्होंने समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ा बहुत दे रखा है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी थी और उनका अचीवमेंट क्या क्या थे पॉलिटिकल करियर में। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने लिटरली सोर्सेज देख ली, हमने एपिग्राफिकल सोर्सेज देख ली, अब हम देखेंगे न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज। न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इसका मतलब है स्टडी ऑफ कॉइन्स। तो गुप्ता किंग से कुछ कॉइन इशू करे थे, उसमें कुछ लेजेंड ऑफ फिगर्स है और उसी के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि वो टाइटल कैसे कैसे रखते थे और वो क्या क्या सेक्रीफाइसेस करते थे। जैसे हमें पता है कि उस टाइम पे अश्वमेध सेक्रीफाइस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट थी। तो कुछ गुप्ता कॉइन्स पे अश्वमेध सेक्रीफाइसेस भी बनी हुई है, कुछ गुप्ता कॉइन्स पे कुछ और फिगर्स बनी हुई है और कुछ टाइटल्स दे रखे हैं। तो वो सब हम आगे देखेंगे कि ये क्या क्या टाइटल्स यूज करते थे, क्या क्या सेक्रीफाइसेस करते थे। बट अभी के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूमिस्मैटिक सोर्सेस के भी थ्रू और जो कॉइन्स होते हैं उससे हमें पता लगता है कि वो क्या क्या टाइटल्स यूज करते थे, क्या क्या सेक्रीफाइसेस यूज करते थे। ठीक है, तो तीन सोर्सेज हमने देखी, एक लिटरली सोर्सेज, एक एपिग्राफिकल सोर्सेज और एक न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज। एपिग्राफिकल सोर्सेज और न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आते हैं और लिटरली सोर्सेज लिटरली एविडेंस होते ही है। लिटरली एविडेंस में हमने तीन चीजें देखी, एक तो पुराण जो रॉयल जेनोलॉजी बताती है किंग्स की कि कौन कौन से किंग पहले आए थे, कौन कौन से फिर बाद में आए थे। दो लिटरेरी वर्क देखे हमने, मुद्रा राक्षसम एंड देवी चंद्रगुप्तम, ये दोनों विशाखा दत्त ने लिखे हैं और ये राइज ऑफ द गुप्तास के ऊपर थोड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं। तीसरा देखा हमने चाइनीज ट्रैवलर फाहिन आए थे इस टाइम पे और उनका जो अकाउंट, उनका जो वर्क है वो हमें काफी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन देते हैं सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर, नॉट पॉलिटिकल। तो आप यहाँ पे पॉलिटिकल मेंशन मत करना क्योंकि जो फाहिन का अकाउंट है उसमें एक बार भी किसी भी एम्परर का नेम तक मेंशन नहीं है, बिकॉज उसने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिर्फ रिलीजियस एंड सोशल कंडीशन पे रखा हुआ था। ठीक है, फिर हमने एपिग्राफिकल सोर्सेज देखा। एपिग्राफिकल सोर्सेज में दो सोर्सेज थे इंपॉर्टेंट, एक तो मेहरौली आयरन पिलर और दूसरा इलाहाबाद पिलर। मेहरौली आयरन पिलर हमें चंद्रगुप्त वन के बारे में बताते हैं और जो इलाहाबाद पिलर है वो हमें उनके बेटे समुद्रगुप्त के बारे में बताते हैं। जो इलाहाबाद पिलर है उसकी भी जो लैंग्वेज यूज हुई है वो संस्कृत है और नागरी स्क्रिप्ट से लिखी गई है और उसमें 33 लाइन्स लिखी है, हरिसेन ने लिखी थी। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। न्यूमिस्मैटिक सोर्सेज उसमें कुछ था नहीं कि बस वो जो कॉइन्स इशू होते थे उससे हमें पता चलता था कि वो टाइटल्स कौन कौन से रखते थे, सेक्रीफाइसेस क्या करते थे जो उस टाइप के किंग्स होते थे, सिंपल। तो ये सब था सोर्सेस के बारे में। अब हम सबसे पहले चंद्रगुप्त वन के बारे में पढ़ते हैं। जो ये चंद्रगुप्त थे ये गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे। जो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त, ये नेम इंपॉर्टेंट है। ओके, तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्रीगुप्त और इनके बेटे थे घटोत्कच।
ये सेकंड किंग थे। तो फर्स्ट किंग वाज श्रीगुप्त एंड द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज आल्सो श्रीगुप्त एंड घटोत्कच वाज द सेकंड किंग। जो चंद्रगुप्त थे ये थर्ड किंग थे। सो द नेक्स्ट रूलर वाज चंद्रगुप्त वन एंड ही वाज फर्स्ट टू बी कॉल्ड महाराज धीराज। ये टाइटल इंपॉर्टेंट है, ये टाइटल हमें इन गोल्ड कॉइन से पता चलता था। मैंने आपको बताया था न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज में हमें उससे टाइटल्स का पता होता था। तो महाराज धीराज चंद्रगुप्त वन लगाते थे। ये आगे की भी किंग्स लगाएंगे बट यहां से ये महाराज धीराज लगाना ये चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट करा था। ये जो दो किंग्स थे श्रीगुप्त और घटोत्कच ये लगाते थे महाराज। और इनके जो बेटे हैं चंद्रगुप्त वन, यहां से ही गुप्ता एरा स्टार्ट होता है थर्ड किंग से, चंद्रगुप्त वन से। और ये लगा देते हैं महाराज धीराज, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। ठीक है, इन्होंने अपनी जो पोजीशन है वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस से काफी स्ट्रांग करी। इन्होंने शादी करी कुमार देवी और एक लिच्छावी प्रिंसेस थी। ये मेहरौली का जो आयरन पिलर है उसके इंस्क्रिप्शन में इनके एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट दे रखे हैं। और जो गुप्ता एरा है वो यहीं से स्टार्ट होता है 320 एडी से। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सिंपल था बहुत ज्यादा, इनका इस पर ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है। फाउंडर श्रीगुप्त थे, उनके बेटे थे घटोत्कच। घटोत्कच भीम के भी बेटे थे, तो कंफ्यूज मत होना। तो फाउंडर वाज श्रीगुप्त, सेकंड रूलर वाज घटोत्कच एंड चंद्रगुप्त वन वाज द थर्ड रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। एंड यहीं से गुप्ता एरा स्टार्ट होता है। 320 एडी में ये आए थे, तो 320 एडी से ही गुप्ता एरा स्टार्ट होता था। एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर टू बी कॉल्ड महाराज धीराज। इससे पहले जितने भी किंग्स थे ये श्रीगुप्त एंड घटोत्कच ये लगाते थे महाराज, और ये पहले किंग थे जो महाराज धीराज का टाइटल लगा रहे थे, द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। इन्होंने अपनी पोजीशन मैट्रिमोनियल अलायंस से स्ट्रांग करी थी और इन्होंने शादी करी थी कुमार देवी से, और कुमार देवी वाज अ लिच्छावी प्रिंसेस। और इनके बारे में मेहरौली आयरन पिलर बताता है। सिंपल है इनका, ठीक है, कुछ नहीं है। अब हम इनके बेटे के बारे में पढ़ेंगे, वो उनका रूल इंपॉर्टेंट है। इनके बेटे थे समुद्रगुप्त और इनका जो रेन था वो 330 से 380 एडी तक का था। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है वो इनके बारे में काफ़ी डिटेल अकाउंट देता है, इनके रेन के बारे में, इनकी पर्सनालिटी, इनके मिलिट्री करियर के बारे में। उस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे 3 स्टेजेस लिखी है कि मिलिट्री कैंपेन की। हमें वो 3 स्टेजेस पढ़नी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहली जो स्टेज थी वो थी नॉर्थ इंडिया के कुछ रूलर्स के अगेंस्ट, तो इन्होंने नॉर्थ इंडिया के कुछ रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करी थी। दूसरी थी दक्षिण पथ, जिसमें इन्होंने साउथ इंडिया के रूलर्स के अगेंस्ट फाइट करी थी। और तीसरे स्टेज में भी इन्होंने कैंपेन करा था नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के अगेंस्ट। जो कुछ बच गए थे वो फिर दोबारा इन्होंने कैंपेन करा था। तो अब हमें इन तीनों स्टेजेस को डिटेल में पढ़ना है। सो इन द फर्स्ट कैंपेन, तो जो ये पहले वाला कैंपेन था जो नॉर्थ इंडिया के रूलर्स के अगेंस्ट था ये वाला, इसमें इन्होंने अच्युत्य एंड नागसेना को हराया था। जो अच्युत्य एंड नागसेना है ये नागा रूलर्स थे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गुप्ता एम्पायर से पहले और कुशन एम्पायर के बाद जो वो बीच का पीरियड था, तो यहाँ पे नागा रूलर्स रूल करते थे, नागा डायनेस्टी थी। तो उनके ही कुछ राजा थे अच्युत्य एंड नागसेना, इनके नाम इंपॉर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त ने इन दोनों को हराया था। और ये लोग कहाँ कहाँ रूल करते थे, एक तो मथुरा, जो अच्युत्य था वो मथुरा में रूल करता था, और जो नागसेना था वो पद्मावती में रूल करता था। ये पद्मावती कोई क्वीन का नाम नहीं है और ये राजस्थान में भी नहीं है, ये एमपी में है। आज का पवाया डिस्ट्रिक्ट है, इसे पहले पद्मावती कहते थे। तो जो ये नाग डायनेस्टी थी ये कुशन के डिक्लाइन के बाद रूल करती थी और गुप्ता एम्पायर के राइज होने से पहले रूल करती थी। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। समुद्रगुप्त ने सबसे पहले अच्युत्य एंड नागसेना को हराया था। ये दोनों नागा रूलर्स थे जो मथुरा एंड पद्मावती, जो आज के पवाया है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे रूल करते थे। तो समुद्रगुप्त ने इन दोनों को हराया था, अच्युत्य एंड नागसेना। पहली चीज़ ये, तो ये था इनका पहला कैंपेन और हमारा ये पहला स्टेज कंप्लीट। अब दूसरा था दक्षिण पथ, जिसमें इन्होंने साउथ इंडियन रूलर्स को हराया था। तो इस वाले दूसरे कैंपेन में इन्होंने कुछ 12 रूलर्स को हराया था साउथ इंडिया के। ये रहा रूट, आप मैप पे देखिए, ये देखिए कि यहाँ से इन्होंने जाना स्टार्ट करा था, अपना दक्षिण पथ यहाँ से स्टार्ट करा था। गोदावरी आती है, कृष्णा आती है, यहाँ पे पल्लव डायनेस्टी भी पड़ती थी। वहाँ से ये वापस गए थे और इस रूट से वापस वहीं पे आ गए थे पतालीपुत्र के पास। ठीक है, तो पतालीपुत्र से निकले थे, पूरा ऐसे घूम के दक्षिण पथ पे जाके ऊपर तक वापस आ गए। पर इनकी जो पॉलिसी थी इन साउथ इंडियन किंगडम्स के अगेंस्ट काफ़ी अलग थी। इन्होंने हराया तो ज़रूर, ये इन्होंने कैंपेन करा था, हराया, बट उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करा, ना उनके किसी भी टेरिटरी को एनेक्स करा। उन्होंने बस ये बोला कि मेरी सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करो। सुजरेनिटी मतलब सोवरेनिटी, एक ही चीज़ है ये।
ठीक है. So he only insisted on them to acknowledge their suzerainty. Simple था. So in the second campaign, he defeated 12 rulers in South India, although his policy towards South Indian kingdoms were different. मैंने जैसे आपको बताया इसकी पॉलिसी साउथ इंडियन रूलर्स के अगेंस्ट काफ़ी डिफरेंट थी. ही डिडंट डिस्ट्रॉय और एनेक्स, बस इन्होंने बोला कि मेरी सुजैनिटी को एक्सेप्ट कर लो और आप रूल कर सकते हो, मतलब थोड़ी बहुत ट्रिब्यूट पे करो एंड आप रूल करो. ये भी सिंपल था. तो हमारे ये सेकंड कैंपेन भी हो गया. अब वो 12 रूलर्स कौन थे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि साउथ इंडिया में इन्होंने कैंपेन करा था और उसकी पॉलिसी क्या थी. इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं करा, इन्हें कुछ एनेक्स नहीं करा, बस अपनी सुजैनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए बोला. ठीक है. थर्ड कैंपेन देखते हैं. वो भी नॉर्थ इंडिया में ही था, मतलब जैसे पहले कैंपेन था तो वैसे ही वो थर्ड कैंपेन भी था, बस जो थोड़े बहुत रूलर्स बच गए थे जो इनके एनिमी थे, ये कैंपेन उन्होंने उनके अगेंस्ट करा था. तो 9 किंग से लड़े थे, ये 9 किंग थे और वो मोस्टली नागा फैमिली के थे. तो इन थर्ड कैंपेन ही डिफीटेड हिज रिमेनिंग राइवल्स, जितने भी पुराने राइवल्स पहले के बचे होंगे उन्हें हराया था. ये माना जाता है कि 9 किंग थे और उन्हें हरा के इन्होंने ये पूरा एनेक्स कर दिया था अपना एरिया. और वो भी सारे जो 9 किंग थे वो नागा फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, ये भी सिंपल. तो हमने इनके 3 कैंपेन्स देखे. सबसे पहला नॉर्थ इंडिया में था. नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अच्युत्य एंड नागसेना को हराया था. ये नाम इंपॉर्टेंट है, अच्युत्य एंड नागसेना को हराया था. दूसरे कैंपेन को ये दक्षिण पथ बोलते थे, जिसमें इन्होंने 12 साउथ इंडियन रूलर्स को हराया था. ऑल्दो उनके लिए इनकी पॉलिसी काफ़ी अलग थी. इन्होंने ना कुछ डिस्ट्रॉय करा ना कुछ एनेक्स करा, बस बोला कि मेरी सुजैनिटी को एक्सेप्ट करो. ये दूसरा कैंपेन था. और थर्ड कैंपेन भी बचे हुए राइवल्स के लिए था जो नॉर्थ इंडिया में थे. 9 किंग्स को हराया था और वो मोस्टली नागा फैमिली से बिलोंग करते थे. अब इन सारे कैंपेन को करने के बाद, इतनी सारी विक्ट्री होने के बाद इन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस करा. आप देखिएगा जब भी कोई किंग किसी बैटल में से आता है वो मोस्टली अश्वमेध सेक्रीफाइस करते हैं. तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे करी. और गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स निकाले जिस पे लिखा था रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध. तो इन्होंने इन 3 कैंपेन करने के बाद अश्वमेध सेक्रीफाइस करा और फिर उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स निकाले जिस पे इन्होंने लिखा था रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमें न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज मिले हैं, जिसमें भी हमें कॉइन मिले हैं, या तो उसमें लेजेंड्स लिखे होते थे, इनके टाइटल्स लिखे होते थे, या फिर यही सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा होता था. टाइटल्स के बारे में मैंने बताया था, ये अपने आप को बुलाते थे महाराज धीराज. और सेक्रीफाइस मैंने बता दिया, ये अश्वमेध सेक्रीफाइस इन्होंने करा था. तो लिख रखा था रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध. ये इन्होंने इसलिए लिखा होगा क्योंकि इनसे पहले थी कुशन डायनेस्टी, और कुशन डायनेस्टी का जो मेन रिलीजन था वो था बुद्धिज़्म. मैंने बताया था कुशन डायनेस्टी में कनिष्क थे और उन्होंने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कश्मीर में. तो उन लोगों का पूरा जो रिलीजन था वो था बुद्धिज़्म का. और कुशन डायनेस्टी काफ़ी टाइम से रूल कर रही थी. ठीक है, अराउंड 200-300 साल उन्होंने रूल करा. और इस बीच में कोई भी ऐसा नहीं था जो ब्राह्मणिज्म को सपोर्ट करे. ठीक है, ब्राह्मणिज्म रिलीजन, कोई भी किंग ऐसा नहीं था जो ब्राह्मणिज्म रिलीजन को सपोर्ट करे. तो इसलिए ही इन्होंने ये लिखवाया होगा रिस्टोरर ऑफ अश्वमेध, क्योंकि जो लास्ट किंग थे, जो लास्ट डायनेस्टी थी गंगेटिक वैली में, वो थी शुंगा डायनेस्टी. और इन्हें इंडियन नेपोलियन भी बोला जाता है. इंडियन नेपोलियन इसलिए, जब हम नेपोलियन पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, मैं काफ़ी जल्दी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे. तो हम देखेंगे इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी करवाई थी, इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली करवाई थी. मतलब इनका काफ़ी बड़ा हाथ था पूरे स्टेट्स को एक करने में, यूनाइटली पोलाइट करने में. और इन्होंने काफ़ी स्टेट्स को एनेक्स करा था और इन्होंने काफ़ी स्टेट को डिफीट करा था. जितने भी मुनाक थे फ्रांस के, जर्मनी के, इन्होंने काफ़ी डिफीट करा था. इसलिए ही उन्हें नेपोलियन द ग्रेट बोला जाता है. वो हम देखेंगे बाद में, बट इन्हें इंडियन नेपोलियन बोला जाता है क्योंकि इन्होंने भी इतने 3 कैंपेन करे, इतने लोगों को हराया, इसलिए इन्हें इंडियन नेपोलियन बोला जाता है. ठीक है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. MCQ आ सकता है, हु वॉज कंसिडर्ड एज ए इंडियन नेपोलियन. तो ये है आंसर, समुद्रगुप्त. अब हम इनका एक बार कंक्लूजन देख लेते हैं. सबसे पहले इनकी आती है मिलिट्री अचीवमेंट्स. हमने देखा इन्होंने 3 कैंपेन करे थे और कितने एक्सटेंसिव कैंपेन थे वो. तो हिज मिलिट्री अचीवमेंट रिमेन रिमार्केबल. दिस इज़ ट्रू. सबसे पहले उन्होंने कैंपेन नॉर्थ इंडिया में करा था कुछ रूलर्स के अगेंस्ट, वो मोस्टली नागा फैमिली में था, अच्युत्य एंड नागसेना. दूसरा कैंपेन को ये दक्षिण पथ बोलते थे, जिसमें उन्होंने 12 साउथ इंडियन रूलर्स को हराया था, पर उनकी पॉलिसी अलग थी, वो बात अलग है. थर्ड कैंपेन में हमने देखा कि बाकी जो नॉर्थ इंडिया में रिमेनिंग रूलर्स थे उन्हें हराया था और वो मोस्टली नागा फैमिली से बिलोंग करते थे. हमने ये भी देखा था कि जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन था वो इनके बारे में बताता था. आयरन पिलर मेहरौली वाला किसके बारे में बताता था? इनके फादर चंद्रगुप्त वन. समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन बताता था. ये भी हमने देख चुके थे. उसमें इनके मिलिट्री कैंपेन के अलावा ये भी लिख रखा है कि ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे,
ऑब्वियसली जब इतने मिलिट्री कैंपेन कर रहे तो उसके लिए दिमाग चाहिए होता था। तो ये इंटेलेक्चुअल थे। मिलिट्री कैंपेन के अलावा इनकी पोएटिक स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। इन्हें कवि राजा भी बोलते थे, कवि राजा, बिकॉज ही वॉज एबल टू कंपोज वर्सेज। एक बार में ये लिखा, इट कॉल्स हिम कवि राजा बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू कंपोज वर्सेज। तो ये मिलिट्री कैंपेन के साथ साथ इंटेलेक्चुअल होने के अलावा भी इनकी पोएटिक स्किल्स बहुत अच्छी थी, कवि राजा इन्हें बोला करते थे। और उससे भी बड़ा इनका प्रोफिशिएंसी इन म्यूज़िक। आप देखेंगे ये जो हमें गोल्ड कॉइन मिले हैं, आप देखिए ये समुद्रगुप्त है और ये वीणा प्ले कर रहे हैं। इस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में भी इनकी प्रोफिशिएंसी इन म्यूज़िक की काफ़ी तारीफ़ की गई है। हमें काफ़ी कॉइन्स मिले जिसमें ये वीणा प्ले करते हुए दिखा रखे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, ठीक है, इन्हें म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था। तो आपको अगर समुद्रगुप्त के बारे में लिखने के लिए आया तो आप सबसे पहले लिखेंगे कि हिज मिलिट्री स्किल, वो नंबर 1 पे आती है। दूसरा, ही वॉज अ वेरी पॉलिश्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन। तीसरा, उनकी पोएटिक स्किल्स और उन्हें कवि राजा बोलते थे। एंड फोर्थ, हिज प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक, बिकॉज इन मैनी कॉइन्स ही वॉज डिपेक्टेड प्लेइंग वीणा एंड इट इज़ द प्रूफ ऑफ हिज प्रोफिशिएंसी एंड इंटरेस्ट इन म्यूजिक। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं। अब ये सब किसने लिखा था? मैंने बताया था इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पे किसने लिख रखा था? हरिसेन, राइट, ये रहा हरिसेन। तो ये एक स्कॉलर थे और एक पोएट थे और इनकी ही कोर्ट में थे ये। तो ही वॉज अ पैट्रन ऑफ मैनी पोएट्स एंड स्कॉलर्स, वन ऑफ हुम वॉज हरिसेन। हरिसेन को ये काफ़ी मानते थे और इन्हीं की कोर्ट में ये एक पोएट थे, ठीक है, ये भी हो गया। अब इनका रिलीजन देखते हैं। ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस करवाया था। तो ऑब्वियसली ब्राह्मणिज्म में बिलीव करते थे क्योंकि अश्वमेध सेक्रीफाइस वही लोग कराते थे, उसमें भी ये वैष्णविज्म थे। बट इनकी एक बात थी कि ये बाकी रिलीजन को भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। ऑल्दो ही वॉज वैष्णविज्म बट स्टिल ही वॉज रिलीजियस टॉलरेंट। वो हमें पता चलता है कि इन्होंने बुद्ध स्कॉलर वासुबंधु के पैट्रॉन थे। तो आपको याद रखना है, ही इन्वेस्ट कीन इंटरेस्ट इन बुद्धिज्म एंड वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ ग्रेट बुद्ध स्कॉलर वासुबंधु। वासुबंधु वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर, बुद्ध स्कॉलर। ओके, तो ये भी अगर क्वेश्चन आया वासुबंधु कौन थे, तो वासुबंधु वॉज अ बुद्ध स्कॉलर एंड समुद्रगुप्त वॉज अ पैट्रॉन ऑफ वासुबंधु। तो एक बार हम फिर से देखते हैं, हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स रिमेन रिमार्केबल। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में इन्होंने इनकी पॉलिश इंटेलेक्चुअल, मिलिट्री स्किल, पोएटिक स्किल्स एंड प्रोफिशिएंसी इन म्यूजिक के बारे में बात करी है। इन्हें कवि राजा बोलते थे बिकॉज हिज एबिलिटी टू कंपोज वर्सेस। और इनकी फ़ोटो बनी गई है, वीणा बजाते हुए कॉइन्स में डिपेक्ट करी गई है और इससे ये पता चलता है कि ये म्यूज़िक में काफ़ी इंटरेस्टेड थे। ये हरिसेन और काफ़ी पोएट्स को पैट्रॉन करते थे और इनका जो रिलीजन था वो वैष्णविज्म था, बट स्टिल ये रिलीजियस टॉलरेंट थे, बाकी रिलीजियस को भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। उनमें से एक बुद्धिज़्म था जिसमें ये काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट दिखाते थे और वासुबंधु एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ये उसे मानते थे, ठीक है। तो ये समुद्रगुप्त के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। ये समुद्रगुप्त से भी इम्पोर्टेंट कहेंगे। एक बार अगर हम डायनेस्टी देखें, सबसे पहले थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आए घटोत्कच, इन्हें हम कहते थे महाराज। फिर घटोत्कच के बाद आए थे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन से जितने भी किंग थे वो बोलते थे अपने आप को महाराज धीराज, ये टाइटल लगाने लगे थे। उनके बाद आए थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में लिखा है और चंद्रगुप्त वन के बारे में आयरन पिलर में लिखा है मेहरौली के। अब समुद्रगुप्त के बेटे थे चंद्रगुप्त 2 और जो इनका रेन था वो 380 से 415 AD तक का था। एंड ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग इन द गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त भी इंपॉर्टेंट थे बट उससे भी इंपॉर्टेंट ये है। सबसे पहली बात, ये अपने आप को विक्रमादित्य बुलाते थे। सो ही वॉज कॉल्ड चंद्रगुप्त 2 विक्रमादित्य। हमने देखा था एजिस 1 जब किंग आए थे, ये एक साका किंग थे और वहीं से विक्रम एरा स्टार्ट होती है। अब तक विक्रम एरा में 14 विक्रमादित्य आ चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। सो विक्रमादित्य सिर्फ एक टाइटल है, कोई भी किंग लगा लेता था। तो विक्रम एरा जब से स्टार्ट हुई थी, एजिस 1 के बाद से जो एरा स्टार्ट हुआ था, अब तक ये चंद्रगुप्त के टाइम तक टोटल 14 लोगों ने विक्रमादित्य का टाइटल लगाया और उनमें से एक थे चंद्रगुप्त 2 और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी विक्रमादित्य रहे हैं जिन्होंने टाइटल लगाया, ये उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट विक्रमादित्य है। इनके ऊपर काफ़ी टेल्स है, जैसे उनमें से एक है विक्रम बेताल, तो वो यही चंद्रगुप्त 2 है। सो ही इनहेरिटेड द मिलिट्री जीनियस ऑफ हिज फादर एंड एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर बाय हिज ओन कॉन्क्वेस्ट। हमने देखा था कि इनके फादर काफ़ी बड़े मिलिट्री जीनियस थे, उन्होंने 3 कैंपेन करे थे।
पूरे 12 रूलर्स को हराया था साउथ इंडिया के, पर तब भी उनका स्टेट एनेक्स नहीं करा। नॉर्थ इंडिया में काफ़ी रूलर्स को हराया था, फिर दोबारा हराया, 9 किंग्स को फिर से हराया। तो वो एक मिलिट्री जीनियस थे। तो हम देखेंगे कि जो उनका बेटा था चंद्रगुप्त, वो अपने पापा के पैरों पे ही चल रहा है। एक और पॉइंट है, मिलिट्री जीनियस तो थे ही ये, उसके साथ ये डिप्लोमेटिक पर्सन भी थे। इन्होंने 2 तरीके से अपनी टेरिटरी को एक्सटेंड करा, एक तो वॉरफेयर से, लड़ाई करके जैसे इनके फादर करते थे, और दूसरा डिप्लोमेसी से। डिप्लोमेसी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो ही अचीव दिस बाय डिप्लोमेसी एंड वॉरफेयर। जो इन्होंने अपना गुप्ता एम्पायर बढ़ाया, ये डिप्लोमेसी से भी बढ़ाया, वॉरफेयर से बढ़ाया। वॉरफेयर हम देखेंगे कैसे, और डिप्लोमेसी भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिप्लोमेसी देखते हैं। इन्होंने डिप्लोमेसी में 2 चीज़ें करी। अब मैं आपको बताता हूँ, जो नागा रूलर्स थे वो इनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे। मैंने देखा था, मैंने आपको बताया था, इनके जो फादर थे उन्होंने नागा रूलर्स को बहुत हराया था। एक तो उसमें से अच्युत एंड दूसरे थे नागसेना। थर्ड जो मिलिट्री कैंपेन करा था उसमें भी इन्होंने 9 नागा रूलर्स को हराया था। तो नागा जो ट्राइब थी या फिर नागा जो रूलर्स थे, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट रहता था हमेशा गुप्ता एम्पायर से। तो इन्हें लगा कि ये लड़ाई से तो मान नहीं रहे, क्योंकि वो जितनी बार भी हारते थे उतनी बार वो वापस लड़ने लगते थे, तो लड़ाई से तो मान नहीं रहे। अब उनके साथ डिप्लोमेसी स्किल करी जाती है। तो इन्होंने क्या करा, अपनी शादी कर ली खुद कुबेर नाग से। एंड कुबेर नाग एक नागा प्रिंसेस थी सेंट्रल इंडिया में, यहाँ कहीं थी वो। तो इन्होंने नागा प्रिंस से शादी कर ली। अब जब इन्होंने शादी करी तो अब जितने भी नागा रूलर्स थे उन सब ने इनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया। तो देख रहे हो आप कितने डिप्लोमेटिक पर्सन थे। इन्होंने सोचा लड़ाई से काम नहीं चल रही तो मैं डिप्लोमेसी का यूज़ करता हूँ, तो इन्होंने सीधा कुबेर नाग से शादी कर ली। कुबेर नाग वॉज अ नागा प्रिंस इन द सेंट्रल इंडिया। दूसरे इन्होंने क्या करा, अपनी बेटी की शादी करा दी। अपनी बेटी की शादी करा दी वकातक के एक प्रिंस से। जो ये वकातक है ये पूरी डायनेस्टी चलती है और ये डेक्कन में है। और हमें पता था कि डेक्कन में 3rd एडी तक कौन था, सतवानास। तो सतवाना एम्पायर का जब पूरा ब्रेकअप हुआ उसमें 5 राज्य बने थे। हम देखेंगे पल्लव भी आए और उनमें से एक थे वकातक। तो वकातक के एक प्रिंस थे रुद्रसेन II। इनसे इन्होंने अपनी बेटी की शादी करा दी, प्रभावती। प्रभावती वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II। ये इन्होंने शादी इसलिए कराई क्योंकि जो वकातक डेक्कन वाला एरिया जहाँ पे वकातक रूल कर रहे थे ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पोजीशन है। तो इसीलिए ही इन्होंने यहाँ पे इनके प्रिंस से अपनी बेटी की शादी करा ली। तो आप देखिए इन्होंने 2 मैट्रिमोनियल अलायंस करे, अपनी डिप्लोमेसी का काफ़ी अच्छे से यूज़ करा। एक तो इन्होंने कुबेर नाग से शादी कर ली जो एक नागा प्रिंसेस थी। इन्होंने सोचा कि जो ये नागा रूलर से लड़ाई से मान नहीं रहे तो मैं इनके साथ शादी कर लेता हूँ, ठीक है, एक अलायंस कर लेता हूँ, उसकी वजह से ये लोग मेरी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे। वो ही हुआ। आप देखेंगे कि इस अलायंस के बाद, इस मैट्रिमोनियल अलायंस के बाद कोई भी नागा रूलर के साथ कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ उनका। सब लोगों ने इनकी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो कुबेर नाग से शादी करी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने अपनी बेटी को रुद्रसेन II से शादी करवा दी। रुद्रसेन II वकातक प्रिंस थे और वकातक कहाँ से आया था, ये सतवाना का एम्पायर का जब ब्रेकअप हुआ था तो उसमें से एक वकातक डायनेस्टी आई थी। अपनी बेटी की शादी प्रभावती की रुद्रसेन II से करा दी जो एक वकातक प्रिंस थे। और वो उन्होंने इसलिए कराई क्योंकि जो ये डेक्कन वाला एरिया है काफ़ी स्ट्रैटेजिक, जोग्राफिकल स्ट्रैटेजिक पोजीशन है और यहीं से इन्होंने अपने वेस्ट कॉन्केस्ट करा। अभी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये आपको डिप्लोमेसी के बारे में पता चल गया। इन्होंने 2 डिप्लोमेटिक अलायंसेस करी थी। अब हम देखेंगे वॉरफेयर। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉन्केस्ट है वो है वेस्टर्न इंडिया का, और यही रीज़न है कि इन्होंने वकातक प्रिंस से अपनी बेटी की शादी कराई थी, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन थी डेक्कन वाली, यहीं से ये लोग अटैक करेंगे। यहीं से इन्होंने अटैक करा था वेस्टर्न एरिया पे और यहीं से यहाँ के जो राजा थे उन्हें हरा दिया गया था। वो हम देखेंगे कैसे। सो हिज ग्रेटेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट वॉज हिज वॉर अगेंस्ट द वेस्टर्न सत्रप ऑफ साका। अब यहाँ पे साकाज रूल करने लगे थे फिर से। मैंने आपको बताया था साकाज वर द साइथियंस, ओके, एंड उनके सत्रप होते थे। सत्रप मतलब प्रोविंस, ये भी आपको पता है। पर हमें ये पता है कि साइथियंस को तो पार्थियंस से हरा दिया था और पार्थियंस को किसने हराया था, कुशन्स ने। पर अब ये फिर साका कैसे आ गए, मैं बताता हूँ। जब कुशन डायनेस्टी वीक हुई तब यहाँ पे नागा आए थे और नागा के बाद गुप्ता आए थे, ठीक है। तो ये साका यहाँ पे लोग रहते थे, उसी ट्राइब के जो लोग रहते थे। अब तो इतने साल पुराने ये लोग रूल करते थे तो इंडियनाइजेशन होने लगा था उनका, ये लोग यहाँ पे रहने लगे थे। तो उन्हीं कुछ ट्राइब ने यहाँ पे फिर से हत्या लिया था।
तो यहाँ पे फिर से साका रूल करने लगे थे और उन्होंने अपनी प्रोविंस बनाती थी और इसे वेस्टर्न प्रोविंस ही बोलते थे या वेस्टर्न सत्रप बोलते थे ये लोग। जैसे पहले नाम था वही नाम इन्होंने फिर से दे दिया, ठीक है, सिंपल था। तो इनका जो सबसे बड़ा मिलिट्री अचीवमेंट था वो यही था, इन्होंने इस वकातक वाले एरिया से, डेक्कन वाले एरिया से जहाँ पे वकातक रूल करते थे, वहाँ से यहाँ वेस्टर्न सत्रप पे अटैक करा और यहाँ पे एक किंग थे रुद्रसिम्हा III, उन्हें हरा दिया। एंड ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ साका सत्रप, और चंद्रगुप्त ने उन्हें हरा के उन्हें मार दिया। तो आप देखिए अपनी डिप्लोमेसी से इन्होंने कॉन्क्वेस्ट करी। इन्होंने 2 डिप्लोमेसी करी थी, एक खुद नागा प्रिंसेस से शादी करी थी, दूसरी वकातक प्रिंस को अपनी बेटी दे दी थी ताकि ये वाला एरिया उनके कंट्रोल में आ जाए। जब ये वाला एरिया कंट्रोल में आया तो इन्होंने यहाँ पे अटैक कर दिया, वेस्टर्न सत्रप पे अटैक कर दिया। वहाँ पे जो रुद्रसेन III थे, लास्ट नागा प्रिंस, उन्हें हरा दिया और मार दिया। और जो यहाँ पे टेरिटरी थी, एक तो वेस्टर्न मालवा हो गया ये वाला एरिया थोड़ा, और एक काथियावाड़ पेनिनसुला, ये इसे एनेक्स कर लिया अपने गुप्ता एम्पायर में। तो अब इनका गुप्ता एम्पायर काफ़ी बड़ा बन गया था, यहाँ तक आ गया था। इस विक्ट्री के बाद इन्होंने हॉर्स सेक्रीफाइस करी, अश्वमेध। मैंने आपको बताया कि ये लोग हमेशा यही करते थे कि कोई भी विक्ट्री होती थी बड़ी, उसके बाद ये अश्वमेध सेक्रीफाइस करते थे। और फिर उन्होंने एक टाइटल अपने आप को दिया, उसका नाम था साकारी। एंड साकारी का मतलब था डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास, क्योंकि इन्होंने लास्ट साका रूलर को हटा दिया था और इसके बाद से इंडिया में साका का रूल ख़त्म, हर तरीके से ख़त्म। ओके, सो ही कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रम आदित्य, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट विक्रम आदित्य थे। अब आप देखिए जो इनका रूल है ये वेस्टर्न बाउंड्री तक आ गया इंडिया की, जो ये पूरी वेस्टर्न इंडिया की बाउंड्री है यहाँ तक इनका रूल आ गया था। और जब यहाँ पे रूल आया, यहाँ पे कोस्टल एरिया थे, मतलब यहाँ पे कुछ पोर्ट्स भी होंगे, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे अरेबियन सी पे, ब्रोच, सोपारा, कैम्बे, ये कुछ 3 पोर्ट थे इंपॉर्टेंट। इनका एक्सेस वहाँ पे आया और फिर इन्होंने ट्रेडिंग करी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और मोस्टली करी रोमन्स के साथ। जब इन्होंने ट्रेडिंग करी तो जो यहाँ पे उज्जैन था, यहीं कहीं था ना उज्जैन, हमने देखा था उज्जैन अवंती की कैपिटल थी, तो वही वाला उज्जैन, वो एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिटी बना और गुप्ता की ऑल्टरनेटिव कैपिटल भी बनी। फर्स्ट कैपिटल की पाटलिपुत्र या पटालीपुत्र, हम देखेंगे आगे जब हम इनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखेंगे तब हम देखेंगे। पर ये ऑल्टरनेटिव कैपिटल भी उज्जैन बन चुकी थी क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग होने लगी थी इतनी ज़्यादा, और ट्रेडिंग का जितना भी सामान आया था उज्जैन से आता था, उज्जैन तक एक हब बन गया था और फिर यहाँ से ट्रेड होता था इम्पोर्ट्स पे और फिर इम्पोर्ट से जाता था बाकी कंट्रीज़ में। अब ये लोग एक्सपोर्ट क्या करते थे, अब आप देखिए बनारस किस लिए फेमस है, अपनी सिल्क के लिए। बंगाल किस लिए फेमस है, मुस्लिन के लिए, मुस्लिन। सो इट इज़ अ फाइन कॉटन और ये मोस्टली बंगाल में ही मिलती है। सो फाइन कॉटन क्लॉथ ऑफ बंगाल मतलब मुस्लिन। इंडिगो फ्रॉम बिहार, बिहार का इंडिगो काफ़ी फेमस था। सिल्क फ्रॉम बनारस, ये भी देख लिया। सेंट्स ऑफ हिमालयाज, हिमालयाज के सेंट्स काफ़ी फेमस है। एंड सैंडल्स एंड स्पीशीज़ फ्रॉम द साउथ। तो ये सारे सामान इन पोर्ट्स पे आते थे और यहाँ ये बाहर जाते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, मोस्टली रोमन, और जो वेस्टर्न ट्रेडर्स थे वो इंडिया में गोल्ड लाते थे। इन सारे सामान के बदले इन्हें मिलता था गोल्ड, और इसी की वजह से इंडिया सोने की चिड़िया बन गई थी। इतना गोल्ड आ गया था कि गुप्ता किंग्स ने अपनी करेंसी ही सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स की कर दी थी। इतना पैसा था इंडिया के पास, सोने की चिड़िया बोलते थे। तो एक बार हम देखते हैं वैसे इन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी की शादी करवाई यहाँ पे डेक्कन वाले एरिया में, उसकी वजह से ये वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट कर पाए और रुद्रसिम्हा III को हरा दिया जो लास्ट नागा रूलर थे। जब इन्होंने हराया तो मालवा एंड काथिया पेनिनसुला इनके एम्पायर में आ गया। वहाँ पे कुछ पोर्ट्स थे इंपॉर्टेंट, ब्रोच, सोपारा एंड कैम्बे। ये इन पोर्ट्स के पास इनका एक्सेस आया। जब एक्सेस आया तो बनारस से सिल्क और बंगाल से कॉटन, हिमालय से सेंट, साउथ से सैंडल्स और ये सब, और बिहार से इंडिगो, ये सारे इन पोर्ट पे आते थे। यहाँ से ये एक्सपोर्ट होते थे वेस्टर्न कंट्रीज़ में और उसकी जगह इन्हें मिलता था गोल्ड, और गोल्ड फिर करेंसी में यूज़ होता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इनकी कुछ और भी दूसरी कॉन्क्वेस्ट थी। इसके अलावा वेस्टर्न कॉन्क्वेस्ट के अलावा इन्होंने एक कॉन्फिडेंसी को हराया था वंगा में। बस इतना ही याद रखना है आपको।
दूसरा इन्होंने सिंध को क्रॉस करा था, बैक्ट्रिया वाला जो एरिया था इंडिया के बाहर हिंदू कुश के पास, वहाँ पे भी वो भी अपने पूरे गुप्ता एम्पायर में ले लिया था। काफ़ी बड़ी चीज़ थी ये भी। उस एरिया में कुशन रूल करते थे। मैंने आपको बताया था कुशन का डिक्लाइन हो गया था, बट इंडिया से वो चले गए थे, पर बाहर अभी भी रूल करते थे बैक्ट्रिया वाले एरिया में। सबसे पहले वहाँ पे बैक्ट्रियंस से ही, उसके बाद साइथियंस आए, साइथियंस के जगह वहाँ पे पार्थियंस आ गए थे, और पार्थियंस को हटा दिया था, फिर कुशन्स थे। तो वहाँ पे कुशन्स रूल करते थे बैक्ट्रिया वाले एरिया में, तो उन्होंने उन्हें भी हरा के वो बैक्ट्रिया वाला एरिया भी अपने गुप्ता एम्पायर में एनेक्स कर लिया। तो अब इनका जो एम्पायर था वो हिंदू कुश से लेके बंगाल तक था। वेस्ट में वो बिल्कुल हिंदू कुश तक था, और ईस्ट में बंगाल तक था, और साउथ में ये नर्मदा रिवर की बाउंड्री इनका एम्पायर बनाती थी। तो ये आपको याद रहेगा। तो ये था चंद्रगुप्त II के बारे में, जो अपने आप को विक्रम आदित्य भी बोलते थे, सकारी भी बोलते थे। सकारी वॉज द डिस्ट्रॉयर ऑफ साकास। ठीक है, इनके ही रेन में ये फाहिन आए थे। हमने फाहिन के बारे में थोड़ा बहुत देखा था कि ही वॉज अ चाइनीज़ ट्रैवलर, एंड उनके अकाउंट से हमें इनकी सोशियो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन पता चलती थी गुप्ता एम्पायर की। ये हमने किस में देखा था? लिटरली सोर्सेज में देखा था। तो अब एक बार हम उन फाहिन के बारे में देखते हैं। जो ये फाहिन थे, ये चंद्रगुप्त II के रेन में ही इंडिया में आए थे। 9 साल रुके थे इंडिया में, जिसमें से 6 साल सब गुप्ता एम्पायर में रहे थे। ये इंडिया में इसलिए आए थे क्योंकि इन्हें बुद्धा का लैंड देखना था कि बुद्धा कहाँ पे बॉर्न हुए थे। तो आप देखिए कि जहाँ जहाँ बुद्धा रहे थे उसी जगह पे इन्होंने ट्रैवल करा। उससे पहले पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इंडिया में कहाँ से आए थे। ये इंडिया में लैंड रूट से आए थे। ये कहीं इस साइड रहते थे, इस वाले एरिया में रहते थे, और ये इन्होंने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट करी। बीच में काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आई, खोतन आया, कशगर आया, ठीक है, और यहाँ से ये गंधार वाले एरिया में आए, और गंधार से ये पंजाब वाले एरिया में आए, आप देखिए, और फिर यहाँ ये सब घूम के सही से, और जब ये वापस गए इंडिया से 9 साल बाद, ये सी रूट से गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि ये आए थे लैंड रूट से, और उसमें से भी ये खोतान, कशगर, गंधार, पंजाब वाले एरिया से, और ये सारी जगह घूम के सी रूट से ये वापस गए। सी रूट से भी सबसे पहले डायरेक्ट चाइना नहीं गए, सबसे पहले गए श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका में भी बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ था। हमने देखा था कि अशोक ने बुद्धिज़्म को श्रीलंका में स्प्रेड करवाया था अपने बेटा और बेटी के थ्रू, जब वहाँ पे असली जो बोधि ट्री था उसकी एक ब्रांच प्लांट करी थी। तो वहाँ पे गए देखने, उसे सेलोन बोलते थे उस टाइम पे। और फिर जावा होते हुए गए, जावा में भी बुद्धिज़्म स्प्रेड हो चुका था, और यहाँ से फिर वो चाइना गए। ठीक है, इंडिया में कहाँ रुके? पेशावर। जब ये आ रहे थे तो पेशावर यहीं पर कहीं पड़ता था, वहाँ पे रुके, और पेशावर कैपिटल थी कनिष्क की। ठीक है, पुरुषपुर बोलते थे उसे। और कनिष्क का रिलीजन क्या था? बुद्धिज़्म। मथुरा में क्या था? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसलिए भी ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड। कन्नौज, ये भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड। श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, काशी, बोधगया, ये सारी बुद्धिस्ट प्लेसेस है। इन सारी प्लेसेस पे ये गए, और वापस सी रूट से सेलोन और जावा होते हुए चाइना निकल गए। इनका जो मेन पर्पस था इंडिया में आने का, वो यही था, बुद्धा के लैंड को देखना। और दूसरा भी एक और पर्पस था, बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स को कलेक्ट करना। तो उन्होंने पाटलिपुत्र में या पाटलिपुत्र में 3 साल तक संस्कृत पढ़ी, और बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे वो कॉपी करे, और उन्हें लेके ये फिर वापस चाइना चले गए थे। ही प्रोवाइडेड द वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ऑन द रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इन्होंने इनका जो काम था वो बताता है रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, बट पॉलिटिकल नहीं। आप गलती से भी पॉलिटिकल वो मेंशन मत करिएगा, क्योंकि एक बार भी इनके पूरे वर्क में चंद्रगुप्त II का नाम नहीं है, या फिर किसी भी किंग का नाम नहीं है, क्योंकि इनका जो वर्क था ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे इन 3 स्फीयर में, इकोनॉमिक, रिलीजियस और सोशल। ठीक है, तो आप पॉलिटिकल मत लिखिएगा। इनके अकॉर्डिंगली जो बुद्धिज़्म था वो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में तो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, पर गैंगेटिक वैली में वो नेग्लेक्ट स्टेट में था। क्योंकि अब देखिए गैंगेटिक वैली में कौन थे? चंद्रगुप्त II का रूल था पाटलिपुत्र वाले एरिया में, राइट। और इनका रिलीजन क्या था? वैश्वनिज्म। और तो ये बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट करते थे, इनके पूरे गुप्ता एम्पायर करता था, गुप्ता डायनेस्टी करती थी, बट फिर भी ये प्रमोट क्या करते थे? ब्राह्मणिज्म को। बुद्धिज़्म को इतना प्रमोट नहीं करते थे, तो बुद्धिज़्म यहाँ पे नेग्लेक्ट स्टेट में था, ऐसा वो बोलते थे। और नॉर्थ वेस्ट में ये कुशन वाला एरिया था। अभी भी यहाँ पे बैक्ट्रिया में कुशन थे जिन्होंने चंद्रगुप्त ने उन्हें हरा दिया था, ऑल्दो ये पूरा गुप्ता एम्पायर बन गया था, बट वो बात की बात थी। उससे पहले यहाँ पे बुद्धिज़्म काफ़ी प्रमोटेड था, काफ़ी स्प्रेड हुआ था, तो यहाँ पे फ्लोरिशिंग कंडीशन में था बुद्धिज़्म, और गैंगेटिक वैली में वो नेग्लेक्ट स्टेट पे था इनके अकॉर्डिंगली।
ये देख चुके हैं हम, ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिकल अफेयर, हिज इंटरेस्ट वॉज प्राइमरीली रिलीजन एंड हिज ऑब्जर्वेशन ऑन सोशल कंडीशंस आर एग्जैजरेटेड। तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन थी सोशल कंडीशन की, लोगों की क्या सोशल स्टेटस है, वो काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देता है इंडिया की। ठीक है, तो ये फ़ाहिन के विज़िट के बारे में था। ये है फ़ाहिन, ये जेंटलमैन। ठीक है, ये 9 साल रहे थे और 6 साल ये गुप्ता एम्पायर के टाइम पे रहे थे। अब एक बार हम चंद्रगुप्त का कंक्लूजन देखते हैं। पावर एंड ग्लोरी ऑफ गुप्ता एम्पायर रीच्ड इट्स पीक अंडर हिज रूल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि चंद्रगुप्त II वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट किंग ऑफ द गुप्ता एम्पायर। In fact, he was the most important king of the Gupta Empire. He contributed to the general cultural progress of the age and patronized great literary figures like कालिदास। कालिदास भी इनके ही टाइम पे थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा कालिदास किसके टाइम पे थे, इनके ही टाइम पे थे। और इनकी ही वजह से गोल्डन एज बोलते थे। सोने की चिड़िया तो बोलते ही थे, तो वो तो पैसों की वजह से है, जो ट्रेडिंग होती थी, सोना आता रहता था। गोल्डन एज इसलिए बोलते थे क्योंकि इस टाइम पे कल्चरल डेवलपमेंट बिल्कुल पीक पे था। इतनी ज़्यादा कल्चरल प्रोग्रेस हुई थी कि इंडिया का ये गोल्डन एज माना जाता है। सो ही प्रमोटेड आर्टिस्टिक एक्टिविटी। मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त जो इनके फादर थे वो भी काफ़ी आर्ट में बिलीव करते थे। ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, हिज प्रोफिशिएंसी इन म्यूज़िक, एंड उन्हें कवि राजा भी बोलते थे क्योंकि वो पोएट्री में काफ़ी प्रमोट करते थे, वो वॉर में काफ़ी अच्छे थे। तो ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो उसी से ही प्रमोटेड आर्टिस्टिक एक्टिविटी। जैसे इनके फादर आर्टिस्टिक एक्टिविटी को प्रमोट करते थे, ये भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी को काफ़ी प्रमोट करते थे। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ कल्चरल प्रोग्रेस इट वाज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन एज। इस एज को, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोलते हैं, बिकॉज कल्चरल प्रोग्रेस हाई लेवल का होता था, बिल्कुल पीक पे था। तो ये भी आपको याद रहेगा। अब हम बस थोड़े बहुत चंद्रगुप्त के सक्सेसर्स देख लेते हैं। चंद्रगुप्त का बेटा था कुमारगुप्त। ओके, ही वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त II। इनका जो रेन था उसमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थी। ये इंपॉर्टेंट है, बस इनके रेन में और कुछ नहीं हुआ, बस ये था कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रही। इन्होंने काफ़ी नंबर ऑफ कॉइन्स इशू करे थे और इनके जो इंस्क्रिप्शन है वो पूरे गुप्ता एम्पायर में आपको जगह जगह मिलेंगे। ये जेंटलमैन कुमारगुप्त, इन्होंने भी अश्वमेध सेक्रीफाइस कराया था। ये हमें कैसे पता चला होगा, इनके कॉइन से, जो कॉइन इशू करते थे। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि ही लेड फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। ऑल्दो ये जो यूनिवर्सिटी है फ्लॉरिश्ड हुई हर्षवर्धन के टाइम पे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट जो इसकी फाउंडेशन थी नालंदा यूनिवर्सिटी की वो इन्होंने ही बिछाई थी। अब आप देखिए, इससे भी पता चलता है कि गुप्ता किंग्स रिलीजियस टॉलरेंट थे। इनका रिलीजन था ब्राह्मणिज्म में भी क्या, वैश्वनिज्म, बट स्टिल ये बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट करते थे। और इसका प्रूफ ये रहा, ही लेड फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी विच इमर्ज द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूटेशन। हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे आगे। एक और चीज़ हुई, इनके ही टाइम पे एक ट्राइब, काफ़ी पावरफुल और वेल्दी ट्राइब इमर्ज हो रही थी जिनका नाम था पुष्यमित्रस। ये सुंगास नहीं थे, सुंगास अलग थे, वो पुष्यमित्र, सुंगा सिर्फ नाम था किंग का। ये पुष्यमित्रा एक ट्राइब थी और उन्होंने, इस पुष्यमित्र ने कुमारगुप्त की आर्मी को डिफीट कर दिया था, ये भी हुआ था। उसके अलावा इन पुष्यमित्र के अलावा हंस सेंट्रल एशिया से काफ़ी अटेम्प्ट करते थे हिंदू कुश को क्रॉस करने की। तो ये जो दो चीज़ें हुई, इनके जो रेन हो रहा था उसके एंड पे आके तक दो चीज़ें हुई। एक तो पुष्यमित्रास, एक पावरफुल वेल्दी ट्राइब थी, उन्होंने इनकी आर्मी को हरा दिया था। इसके अलावा हंस एक ट्राइब थी सेंट्रल इंडिया में, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी हिंदू कुश को क्रॉस करने की। ठीक है, और उनके साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहते थे। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त II ने बैक्ट्रिया वाला एरिया एनेक्स कर लिया था। उसकी वजह से भी हंस की काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहती थी गुप्ता किंग्स के साथ। उन्होंने काफ़ी बार हिंदू कुश माउंटेन को इन्वेट करने की कोशिश करी और इंडिया में एंट्री करने की कोशिश करी है। फिर कुमारगुप्त के बेटे थे स्कंदगुप्त, और यही है वो किंग जिन्होंने हंस का इन्वेजन फेस करा। ये हंस से काफ़ी ब्रेवली लड़े और अपने एम्पायर को सेव करा। तो अगर स्कंदगुप्त नहीं होते तो हंस इन्वेजन बहुत ईजिली हो जाता। कोशिश कर रहे थे वो लोग, बट इन्वेजन हो नहीं पाया था क्योंकि सबसे पहले कुमारगुप्त ने ट्राई करा, बट स्कंदगुप्त ने सबसे ज़्यादा ट्राई करा। ही फेस्ड द हंस इन्वेजन एंड ही फॉट अगेंस्ट देम एंड सेव द एम्पायर। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया हु रियली फेस्ड द हंस इन्वेजन, तो इट वॉज अ स्कंदगुप्त, एंड स्कंदगुप्त वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त II एंड सन ऑफ कुमारगुप्त। ओके, स्कंदगुप्त की डेथ के बाद पुरुगुप्त आए,
नरसिम्हा गुप्ता है, बुद्ध गुप्ता है, बाल आदित्य है, बट वो पूरा गुप्ता एम्पायर नहीं बचा पाए हंस के इन्वेजन से। हंस ने फिर इन्वेड कर दिया था और पूरा गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो गया था। तो इन सब की डेथ के बाद हंस का इन्वेजन हो गया और गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होता है। सो गुप्ता एम्पायर टोटली डिसअपेयर्ड ड्यू टू द हंस इन्वेजन एंड लेटर बाय द राइज ऑफ यशोधर्मन इन मालवा। ये हम देखेंगे आगे कैसे यशोधर्मन का राइज होता है मालवा वाले रीजन में और वो गुप्ता एम्पायर को कैप्चर कर लेते हैं। तो एक ये रीज़न यशोधर्मन का राइज और दूसरा हंस इन्वेजन, ये दोनों चीज़ें हुई और गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। तो इस वीडियो में हमने सबसे पहले सोर्सेज देखी कि हमने गुप्ता किंग के बारे में कैसे पता चलता है, हमने उनकी हिस्ट्री को कैसे रिकन्स्ट्रक्ट करा। फिर हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री देखी किंग्स की कि कौन कौन से किंग्स आए थे, उन्होंने क्या क्या कॉन्क्वेस्ट करी, उनके रेन में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में मैं अब गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताऊंगा कि उनके पूरे एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोगों की लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, और फिर मैं थोड़ा बहुत आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे जाना चाहूँगा। गुप्ता एम्पायर के टाइम पे या गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे आर्ट एंड आर्किटेक्चर का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद बस हम थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे, वो उसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हर्षवर्धन के बारे में पढ़ के थोड़ा बहुत फिर हम साउथ किंगडम्स के बारे में पढ़ के एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे।